तो ये आज लिखिए अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कैशे मेमोरी। तो अभी तक हम लोगों ने मैन मेमोरी को अच्छे से पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है वो सेकेंडरी को अच्छे से पढ़ लिया। रजिस्टर्स के बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब दिक्कत क्या है हमारे सिस्टम में, जैसे सिंपल सा यहाँ पे आपके पास में सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में आपका मैन मेमोरी है। अब नॉर्मली अगर आप कोई सिंपल सिनेरियो सोचते हो कि हमारे पास कैशे नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास कैशे का, तो हमारा जनरल सिनेरियो क्या होगा। अब हमें क्या करना है, हमें समझ में आ गया एक्सेस टाइम क्या होता है। एक्सेस टाइम को लेके किसी को डाउट? और जो हार्ड डिस्क में एक्सेस टाइम होता है वो तो हर जगह काम आएगा ना। एक्सेस टाइम का मतलब है डेटा को कंप्लीटली रीड करने तक का जो टाइम लगता है। आपने डेटा को रीड करने का रिक्वेस्ट भेजा और जब तक आप पूरा का पूरा डेटा रीड नहीं कर लेते तब तक जो टाइम लगता है उस टाइम को अपन क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। अब कोई भी डेटा सीपीयू को चाहिए, अब सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए और कैशे का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डेटा कहाँ से लेगा, मैन मेमोरी से, ठीक है। तो मैन मेमोरी से डेटा लेगा तो वो यहाँ पे जाएगा और मैन मेमोरी से डेटा को ढूंढेगा। जो डेटा मैन मेमोरी में हुआ वो डेटा यहाँ से आएगा, सीधा का सीधा रजिस्टर यूज ले लेगा। ये हमारा सिंपल सिनेरियो होता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम गैप। जो इनके बीच में गैप है टाइम का वो बहुत ज्यादा होता है। टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 17-18 साल का यंग है और ये कोई 50-60 साल का डोकर है, एज जा चुकी है। अब आप उससे कोई काम करवा रहे हो, काम करवाने में कोई भी काम, मान लो आपने उसको बोला कि ये 2 ईंट रखी हुई भाई मेरे को दे दे, मैं इसे काम में लूंगा, तो ये इंसान उन 2 ईंटों को लेके यहाँ आएगा, ये आके उसको देगा और फिर ये वापस जाएगा। तो जब तक ये वापस जाएगा नहीं उससे पहले तो ये काम ही कर देगा। तो हुआ क्या, ये टाइम गैप ज्यादा होने की वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। आपका सीपीयू आइडल बैठा है, आइडल। सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो मैन मेमोरी से लेके आने आ रहा है, मैन मेमोरी कछुए की तरह चल 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 के इसको डेटा दे रहे हैं और एक खरगोश की तरह उसे काम में ले रहे हैं। तो स्पीड इतना ज्यादा है कि सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसी वजह से दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू दिस CPU is not fully utilized जिसकी वजह से आपका CPU फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अब हमें क्या करना है, हमें CPU को इंगेज्ड रखना है। हम चाहते हैं CPU ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। आपका CPU जितना ज़्यादा काम करेगा उतना आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, उसे खाली नहीं बैठने देना। तो हम क्या करें, तो हमें इन दोनों के टाइम गैप को कम करना पड़ेगा। अब सिंपल सा, मैन मेमोरी में हम रजिस्टर लगा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं। और यहाँ पे अगर हम मैन मेमोरी लगा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, तो ना हम इसको घटा सकते हैं और ना इसको बढ़ा सकते हैं, वो हमारी मजबूरी है। तो फिर क्या करें, तो इसी से बचने के लिए एक इंटरमीडिएट मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया। एक इंटरमीडिएट मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, दिस इज योर इंटरमीडिएट मेमोरी। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हम लेके आए और वो इंटरमीडिएट मेमोरी कॉन्सेप्ट जो आया वो इस तरह से आया कि उसका स्पीड जो रहा वो कैसा रहा, उसका स्पीड जो रहा वो मैन मेमोरी से तो ज्यादा रहा बट सीपीयू से कम रहा। हाँ, मैन मेमोरी से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ हमने एक इंटरमीडिएट मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज किया
and that memory is basically called cache memory. इस मेमोरी को हमने नाम दिया कैश मेमोरी। तो इसी से बचने के लिए, ठीक है, तो फॉर इम्प्रूविंग CPU performance in intermediate memory is used called कैश। और इसी के लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसे हम नाम देते हैं कैश मेमोरी। तो क्या होता है कैश मेमोरी, पहले वो चीज क्लियर। तो कैश मेमोरी आपका एक इंटरमीडिएट मेमोरी होता है जो आपके रजिस्टर्स और मैन मेमोरी के बीच में होगा, जिसका स्पीड मैन मेमोरी से काफी ज्यादा होता है, बट सीपीयू से कम होता है। तो हमने कोस्टिंग को इस तरह से मिनिमाइज कर दिया कि थोड़ा सा हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं लग रहा जितना सीपीयू के लिए लगता है। मान लो वही कोस्ट अगर हम सीपीयू के लिए लगाते और वो 10 लाख होता, ठीक है, तो वो हम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका काम 50,000 में कर देंगे, आप टेंशन ना लो। तो कॉस्ट बढ़ी, बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि हम अफोर्ड ना कर सके, ठीक है ना, क्योंकि इसके ज्यादा साइज चाहिए ही नहीं हमें। दिक्कत तो तब आता है क्योंकि सीपीयू का साइज बहुत कम होता है, क्योंकि एट ए टाइम उसको जो प्रोसेस करना होता है वो अलग प्रॉब्लम है, और ज्यादा प्रोसेस करवाना है, तो उसी के लिए हमने सीपीयू के कौन से कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, मल्टी कोर्स कॉन्सेप्ट। आज के टाइम पे आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, मल्टीपल कोर्स होते हैं, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, i3 i5 i7 में क्या होते हैं, कोर्स ज्यादा होती है, और हर एक कोर्स का फिर उन्होंने क्या कर दिया, स्पीड ज्यादा कर दिया, कितना गीगाहर्ट्ज आपका सिंपल सीपीयू काम करता है उतना ही बेटर रहता है, हाँ? तो दैट इज योर कैश मेमोरी। थोटिकली पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो बिना कैशे क्या होगा, विद कैशे क्या होगा, वो चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए। अब कैशे किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, सिंपल सा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा ही समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट पे आपका कैशे डिपेंड है वो भी पढ़ लीजिए। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे। नॉर्मली सिंपल सा सिनेरियो फिर से समझना, कैसे हो या ना हो, अभी के लिए मैं डायरेक्ट सीपीयू और मेमोरी के बीच की बात कर रहा हूँ। तो सीपीयू आपको पता है काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, ये आपका मैन मेमोरी। तो ये जो मैन मेमोरी होती है, मैन मेमोरी किस में डिवाइड रहती है, तो मैन मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, खूब सारे ब्लॉक बने होते हैं, यहाँ पे खूब सारे ब्लॉक्स बने होते हैं ऐसे कर। ये हमारे खूब सारे ब्लॉक्स बने हुए। तो नॉर्मल सेंस क्या होता है, सीपीयू का काम करने का तरीका क्या होता है, सीपीयू का काम करने का तरीका क्या होता है, सीपीयू इतना स्मार्ट होता है कि मान लीजिए सीपीयू को अभी एक्सेस करने के लिए जिस डेटा का नीड है, सीपीयू को ये वाला ब्लॉक चाहिए, क्योंकि सीपीयू का साइज बहुत कम होता है। सीपीयू यहाँ से एक डेटा उठा के लेके आएगा और उस डेटा को अपने अंदर रजिस्टर में स्टोर करेगा, उसका खुद का भी तो अपना एक मेमोरी है, इसीलिए तो रजिस्टर काम में लेते हैं हम लोग, कि हमने कोई भी डेटा लिया और वो डेटा उठा के कहाँ रख दिया, रजिस्टर में रख दिया। तो रजिस्टर का जितना कैपेसिटी है उतने ही तो ब्लॉक हम एक साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सीपीयू इतना स्मार्ट होता है, वो क्या करता है कि जब भी उसको लगता है कि उसको ये ब्लॉक काम में लेना है, ठीक है, तो इस ब्लॉक को जब काम में लेगा तो उसका दिमाग थोड़ा एडवांस चल रहा होता है, और एडवांस चलते चलते वो क्या सोचेगा, हो सकता है मैं इसको और इसको भी तो काम में ले लूं, हो सकता है, इससे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास जब जगह होगी तो वो क्या बोलेगा कि यार ये ब्लॉक तो मुझे चाहिए, बट इन नियर फ्यूचर ये भी तो हो सकता है कि मुझे इसकी और इस ब्लॉक्स की भी आवश्यकता पड़ जाए। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे वो एक ब्लॉक तो काम में लेना है, चलो ठीक है मान लिया,
बट उस एक ब्लॉक की बजाय अगर मैं इन तीनों ब्लॉक को एक साथ कर लूं तो क्या बुरे, क्या बुरे, मतलब मैंने एक ले लिया और बाद में अगर मुझे रिसेंट में अगर इन दोनों ब्लॉक्स की आवश्यकता पड़ गई तो बार बार मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मुझे बार बार इधर जाना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। तो सीपीयू क्या करता है, जब भी उसे किसी भी ब्लॉक का नीड पड़ता है तो वो उस एक इंडिविजुअल ब्लॉक को ना लेके उस ब्लॉक के नियर बाय ब्लॉक्स को भी एक्सेस कर लेता है, ताकि इन नियर फ्यूचर में अगर उनमें से उसे किसी भी ब्लॉक को यूज करना पड़े तो वापस जाना ना पड़े और टाइम बचे, और नहीं यूज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब वो उन ब्लॉक्स को लेगा तो उनको ओवरराइट कर देगा। इतनी औकात है बेचारे की, उसने 4 ब्लॉक्स एक साथ उठाए फॉर एग्जाम्पल, और एक ब्लॉक उसे काम में लेना था, 3 ब्लॉक उसने स्टोर कर लिए, तो उन्हें काम आए तो ठीक है, अगली बार जब वो रिक्वेस्ट करेगा फिर से 4 ब्लॉक उठा लेगा और उन 4 को ओवरराइड कर देगा। तो ओवरराइडिंग का खेल चलता रहता है इंटरनल मेमोरी में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरह चलता है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो कैसे जिस कॉन्सेप्ट पे टिका होता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अपन कहते हैं कैसे इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट पहले हल्का फुल्का मैन मेमोरी यूज करता था, ये पहले मैन मेमोरी यूज करता था, ये उसका कॉन्सेप्ट, उसका काम करने का तरीका है, मतलब सीपीयू का, सॉरी नॉट मैन मेमोरी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो तरीका सीपीयू जाने अनजाने में गलती से यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने में गलती से यूज कर रहे हैं, हम उस गलती को परमानेंट मार देते हैं, ठीक है, और हम कह देते हैं कि भाई तुझे जब यूज लेना ही है तो एक काम करिए, कॉन्सेप्ट हमें उधार दे दे। तो हमने ये उधार ले लिया यहां से और ये कॉन्सेप्ट चिपका दिया कैशे पे। तो कैशे ने क्या बोला कि भाई अब ठीक है, तो तू कर रहा था वो मैं कर लूँ। उससे फायदा क्या हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि आप जब ब्लॉक्स उठा रहे थे तो थोड़े उठा रहे थे, मेरी कैपेसिटी और ज्यादा है तो मैं थोड़ा और ज्यादा उठा लूंगा। तो जब सीपीयू बैन मेमोरी को रिक्वेस्ट भेज रहा था एक ब्लॉक के लिए तो 3 ब्लॉक उठा रहा होगा, पर कैशे क्या बोलेगा, टेंशन ना ले और 20 ब्लॉक एक साथ उठा लूंगा। उससे फायदा क्या होगा, हमें मैन मेमोरी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, नियर फ्यूचर में आपका 20 से काम हो जाएगा। नहीं काम हो रहा होगा, हाँ तो ठीक है फिर दोबारा देख लेंगे। तो कैशे का कैपेसिटी और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जनरल मीनिंग क्लियर, बस सिंपल सा वर्ड है, लिखने का नीड है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट, सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें, जब भी सीपीयू को या कैशे को, अब ये कैशे पे आ गया तो मैं कैशे पे आ जाता हूँ, जब भी कैशे को किसी ब्लॉक्स का नीड होता है तो उस ब्लॉक के साथ साथ उसके नियर बाय ब्लॉक्स को भी पिक कर लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। नीड नहीं है बट नियर फ्यूचर नीड पड़ गई तो उसके नियर बाय ब्लॉक्स को उठाएगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 तरह का, उसको भी थोड़ा सीख लो, ठीक है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 कैटेगरीज में हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परल और दूसरा यहां पे आता है स्पाटियल। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और दूसरे का नाम होता है स्पैटियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आ गया कि जो भी डेटा या जो भी ब्लॉक हमें एक्सेस करना होगा, हम उस ब्लॉक के साथ साथ उसके नियर बाय ब्लॉक्स को भी एक्सेस करेंगे, ताकि नियर फ्यूचर में अगर हमें उसका रिक्वायरमेंट हो तो हमें बार बार भीख ना मांगना पड़े। ये होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब उसको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज द टेम्परल, सेकंड इज स्पैटियल। अब इनका मीनिंग क्या है, तो इनको चलो मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। मान लीजिए आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, तो बुक को पढ़ते पढ़ते आप किसी पेज के ऊपर हो, फॉर एग्जाम्पल
सिनेरियो ऐसा है कि आप एक बुक रीड कर रहे हो, उस बुक में क्या है, उस बुक में मल्टीपल पेजेस है, ठीक है। ये मान लीजिए उसका पहला पेज है, ये उसका दूसरा पेज है, ठीक है, और ये मान लीजिए उसका तीसरा पेज है ना। आप मल्टीपल पेजेस में काम कर रहे हो, 1 2 3, ठीक है। ये किसी बुक की बात मैं कर रहा हूँ, क्या मैं किसी बुक की बात कर रहा हूँ, तो बुक के 3 पेज मैंने आपको एक साथ दिखा दिए, ये कोई बुक है। अब इस बुक में आप ऐसा मान के चलो कि आप इस वाले पेज को पढ़ रहे हो, ये वाला कोई पेज होगा, यहाँ कोई ना कोई कंटेंट तो होगा ना। तो आप इन कंटेंट को पढ़ते पढ़ते, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप इस लाइन को रीड कर रहे हो, इस लाइन को रीड कर रहे हो, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम वो पेज पूरा पढ़ते हैं। आपने बुक का एक पेज खोला, तो क्या गारंटी है इस चीज की कि आप उसको एक साथ पूरा पढ़ पाओगे। तो कई बार क्या होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। तो जब आप उस बुक को पढ़ते पढ़ते आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और उसे बंद कर दिया, तो नियर फ्यूचर क्या होगा, जब उस बुक को आप दोबारा खोलोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, वहीं से ना जहां से आप थे। तो आप सेम पेज से ही स्टार्ट करो, और सेम पेज से ही स्टार्ट करोगे तो उसी को फिनिश करोगे, तो उसी का डेटा भी तो रखना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब एक इंडिविजुअल ब्लॉक्स के अंदर अगर आप कोई डेटा पढ़ते पढ़ते पूरा नहीं पढ़ पाए, एक ही ब्लॉक के अंदर की बातें हैं कि आप एक ब्लॉक के डेटा को पढ़ते पढ़ते, एक ब्लॉक में फॉर एग्जांपल 100 किलोबाइट डेटा है, 100 तो चलो ज्यादा हो गया, 20 किलोबाइट डेटा है ऐसा मान लेता हूँ मैं। 20 किलोबाइट डेटा में से आपने 5 किलोबाइट डेटा तो पढ़ लिया, बाकी आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बात किसकी है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस किसको फोकस करता है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो होता है वो नियर फ्यूचर को इंडिकेट करता है। नियर फ्यूचर की मतलब वही एक्टिविटी जब आप दोबारा करोगे तो क्या करोगे, वही एक्टिविटी जब आप दोबारा करोगे तो क्या करोगे। तो हमने क्या बोला, हम जिस ब्लॉक को पढ़ रहे थे, जिसको हमने छोड़ा है, पहले उसी को पढ़ेंगे, और अगर उसको पढ़ लिया होगा तो उसके पास वाले 2 3, अब एक पेज आपने पढ़ लिया तो 100% ये गारंटी है ना कि पलट के अगले पेज पढ़ोगे, तो मतलब वो नहीं पढ़ा तो उससे अगला पढ़ोगे। तो ये क्या है, ये उसके नियर में, मतलब उसके पास वाले ब्लॉक्स या पास वाले पेजेस आप पढ़ रहे हो, इसे हम यहाँ बोलते हैं स्पैटियल। तो स्पैटियल का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड, कि मतलब आपको स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि आप और ब्लॉक्स स्टोर कर रहे हो। और टेम्परल का मतलब होता है खुद वो ब्लॉक जो पूरा नहीं पढ़ा गया है, उसके लिए आप टेम्परेरी उसको स्टोर कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो टेम्परल का मतलब होता है, आप सिंपल सा कह सकते हो, फोर फोर इंडिविजुअल ब्लॉक which is not completely processed। कि आप जिस ब्लॉक को पढ़ रहे थे, आपने उस ब्लॉक को पूरा नहीं पढ़ा, तो नियर फ्यूचर आके किसको पढ़ोगे, उसी को पढ़ोगे। तो अगर आप टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करोगे, तो पढ़ते पढ़ते अगर आपने कोई भी ब्लॉक छोड़ दिया और नियर फ्यूचर आओगे तो उसी ब्लॉक को दोबारा पढ़ोगे, इसको हमने नाम दिया टेम्परल। और अगर आप उसको पढ़ चुके हो तो कोई नहीं, उसका नेबरहुड होगा ना, उसका अगला, उसका नेक्स्ट, तो उसके नेबरहुड ब्लॉक को अगर आपको रीड करना है तो उसको हमने नाम दिया स्पैटियल। तो स्पैटियल का मतलब क्या होता है, फॉर रीडिंग द नेक्स्ट ब्लॉक। आप सिंपल शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो इसी पेज को पढ़ना मतलब टेम्परल, इस बुक के इसी पेज को पढ़ना मतलब टेम्परल, लेकिन मैं इस पेज से इस पेज पे जाके पढ़ूंगा तो इस पेज को पढ़ना मतलब स्पैटियल। दिस इज द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन बने तो यू आर रेडी फॉर इट, सारा पढ़ा
तीसरा लिखिए नेक्स्ट इसी में टाइप्स ऑफ कैशे। अब कैशे क्या है वो समझ में आ गया, कैशे का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया। अब अगर हम कैशे के टाइप्स की बात करते हैं तो कैशे में जो डेटा स्टोर होता है, मतलब कैशे में जो भी कंटेंट आप स्टोर करते हो वो दो तरह का कंटेंट होता है। आइदर यू कैन स्टोर द डेटा इन योर कैशे और आइदर यू कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन इन कैशे। तो आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हो। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इन कैशे we can store data as well as instructions। ठीक है, हम दोनों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपको कैसे कैसा चाहिए, बहुत हाई स्पीड कैसे चाहिए, बहुत हाई स्पीड कैसे, या थोड़ा स्लो कैसे चाहिए, या थोड़े से स्लो से भी काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कितना डेटा एक बार में स्टोर करना चाह रहे हो। अगर आप ज़्यादा डेटा स्टोर करोगे तो आपको कैशे का साइज ज़्यादा चाहिए होगा, और आप कम डेटा स्टोर करोगे तो आपको साइज भी कम चाहिए होगी। ठीक है, नॉर्मली बुक्स के ऊपर ये चीज़ें वेरी करती है कि हाँ एक इंटरनल कैशे होता है, एक एक्सटर्नल कैशे होता है। अब इंटरनल एक्सटर्नल के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो जो भी आपका कैशे होता है वो 3 टाइप का होता है। अब ये कह सकते हो, पहला आपके पास आता है लेवल 1 कैशे, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं L1 कैशे। दूसरा आपके पास होता है लेवल 2 कैशे, जिसे हम बोलते हैं L2 कैशे। और तीसरा आपके पास होता है लेवल 3 कैशे, जिसे हम बोलते हैं L3 कैशे। शॉर्ट में आप अपने कंप्यूटर में जब सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे होंगे तो वहां पे कैशे भी दिखाते हैं, वो बताता है L1 कितना है, L2 कितना है, L3 कितना है, सब लेवल लिखा हुआ होता है। तो L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे, 3 तरह का कैशे आपके पास होगा। आई मीन लेवल्स का मतलब क्या? तो लेवल्स का मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इट इज जस्ट लाइक ए ट्री शेप। इट इज जस्ट लाइक ए ट्री शेप, मतलब हमने कहानी में थोड़ा अलग तरह का ट्विस्ट डाल दिया है ना। मतलब चलो इसको ऐसे समझो कि हमने यहाँ पे अलग तरह का ट्विस्ट डाल दिया। अभी तक हम जो ये कहते आए थे कि यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे कैशे है, और यहाँ पे हमारा मैन मेमोरी। ठीक है, फ्लो हमें समझ में आ गया कि पहले हम यहाँ से जाएंगे, यही मिल गया तो यहीं वापस आ जाएंगे, यहाँ नहीं मिला, गलती से कुछ नहीं मिला तो मैन मेमोरी के पास जाएंगे और यहाँ से डेटा हमारे पास यहाँ आएगा। तो अभी तक इन शॉर्ट ऐसा था कि ये आपका सीपीयू था, ये आपका कैशे था, और ये आपका मेमोरी था, मैन मेमोरी था। अब इन्होंने नॉर्मली क्या बोला कि आप एक काम करो, कैशे बहुत फास्ट कैसे चाहिए तो आप उस कैशे को रजिस्टर में डाल दो ना यार, लफड़ा खत्म। मतलब आप सीपीयू के अंदर ही डाल दो, और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने एक ऐसा कैशे बनाया जो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, और उसको यहीं पे इसी के अंदर स्टोर कर दिया, और इस कैशे का हमने नाम दिया L1 कैशे। तो L1 कैशे जो होगा वो नॉर्मली आपके सीपीयू के अंदर ही होता है, कहीं जाने की नीड नहीं, वो सीपीयू में ही डाल दिया। बहुत फास्ट होता है, फास्ट तो है, बट अब फास्ट हुआ तो महंगा भी होगा। तो मतलब अब साइज ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन भैया औकात उसकी ज्यादा नहीं होती। रजिस्टर बहुत ज्यादा महंगा था तो हमने रजिस्टर के साथ में कैशे को लगा दिया। तो ये L1 कैशे जो भी आएगा वो सीपीयू के अंदर ही आता है। इट इज रिसाइड इन कोर ऑफ द सीपीयू, ये सीपीयू कोर्स के अंदर ही होता है। ठीक है, अब कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है, तो अब हमें और ज्यादा चाहिए। तो सीपीयू यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्टर, आप ऐसा कह दो। अब रजिस्टर को कोई भी डेटा चाहिए होगा तो सबसे पहले वो कहाँ, कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। सबसे पहले वो अपने घर के इंसान से निपटेगा, भाई तू ही बता दे यार कुछ है क्या तेरे पास में। तो L1 के पास अगर कोई भी डेटा है जो रजिस्टर को चाहिए तो वो अंदर ही अंदर निपट लेगा, बाहर लेके नीचे। बट कोई डेटा ऐसा है वो L1 में है ही नहीं। रजिस्टर के पास तो ऐसे ही कुछ नहीं होता, कंगाल होता है वो, तो उसको जब चाहिए तभी लेता है वो, तो उसका औकात ही नहीं स्टोर करने का। ठीक है, अब L1 के पास कोई भी डेटा नहीं है तो उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद में हमने यहाँ पे चीज़ों को और डिवाइड कर दिया और हमने बोल दिया कि ये जो आपका कैशे है दिस इज द L2 कैशे और ये आपका कैशे है ये है L3 कैशे। तो L1 के पास अगर कोई डेटा नहीं होगा तो वो L2 के पास जाएगा और L2 के पास भी कोई डेटा नहीं होगा तो L3 के पास जाएगा और इसके पास भी नहीं है हाँ तो नो डाउट फिर तो मेमोरी के पास जानी पड़ेगी। तो अब हमने कैशे वाली हायरार्की को लेवल्स में डिवाइड कर दिया, लेवल्स में, कि कैशे में अगर आपको L1 के पास डेटा मिल गया तो आपको L2 के पास जाने की नीड नहीं है, L1 के पास नहीं है तो हम L2 के पास जाएंगे, L2 के पास भी डेटा नहीं मिलेगा तो हम L3 के पास जाएंगे और L3 के पास भी नहीं मिलेगा हाँ तो अब जाओ ना मैन मेमोरी के पास। अभी तक हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे कि CPU को कोई डेटा चाहिए वो कैशे से लेगा, कैशे के पास जो डेटा नहीं होगा वो मैन मेमोरी के पास लेगा, बट इनको भी हमने और लेवल्स में डिवाइड कर दिया और ज्यादा डेप्थ। ठीक है, अब हुआ क्या, तो ये डायग्राम तो अभी बना लो एक बार फटाक से, फिर मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप L1 की बात करते हो तो क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये इनसाइड CPU होगा, इनसाइड कोर ऑफ CPU। दूसरा चीज सबसे फास्ट होता है, इससे फास्ट अगर कुछ होता होगा तो रजिस्टर ही होता होगा, सबसे फास्ट कैशे, बट प्रॉब्लम है साइज का, तो इसका साइज ज्यादा नहीं होता, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 16 किलो बाइट से लेके और 256 किलो बाइट तक ही होता है। और इसका जो एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम भी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो एक्सेस टाइम अप्रोक्सीमेटली हम काउंट करते हैं वो काउंट होता है 1 से 2 CPU साइकिल, 1 से 2 CPU साइकिल, मतलब 2 बार जब तक CPU रिक्वेस्ट नहीं भेजता तब तक ये डेटा रख सकते हैं, अब इसे ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में L2 है, तो L2 नॉर्मली क्या होता है, ये आप कह सकते हो नियर द CPU कोर, ये CPU के सबसे पास में होगा, ये CPU के सबसे पास में होगा, पास में ही तो अभी समझाया तो सही। ठीक है, और ये फास्ट होता है किससे, L3 से, L3 से फास्ट होता है, पर स्लो होता है L1 से, ये तो सबसे फास्टेस्ट आ गया, ये L3 से फास्ट है। ठीक है, साइज अगर आप इसका लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 256 KB से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 MB तक होता है आपके सिस्टम में अप्रोक्स, और इसका जो एक्सेस टाइम होगा वो अप्रोक्सीमेटली हम काउंट करके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 CPU साइकिल। ठीक है, और ये जो तीसरा है ये अब क्या होगा, ये L3 होता है। अब CPU में हमने क्या चीजें सीखी, CPU में मल्टी कोर्स होते हैं, CPU में मल्टी कोर्स होती है, आज के टाइम का जो हमारा कंप्यूटर होता है मल्टी कोर है, मतलब एक ही में 4-4 CPU लगे होते हैं, तभी तो हमारा सिस्टम इतना फास्ट होता है। तो अब अभी तक L1 और L2 में क्या था, L1 जो होगा वो कोर के अंदर ही होगा, जिस कोर को चाहिए उस कोर के अंदर ही डालना पड़ेगा, L2 उस कोर के पास में होता है, पर L3 के अंदर जो डेटा होता है वो सारे कोर्स में काम आता है। अगर आपके CPU में 4 कोर्स हैं तो चारों के चारों कोर्स L3 से डेटा ले सकते हैं, L1 से तो कभी नहीं ले सकते, वो तो अंदर होता है, L2 नियर बाय, अब जिसके ज्यादा नियर होगा वो काम में ले लेगा, बट सब नहीं यूज कर पाएंगे, बट L3 का डेटा जितने भी कोर्स हैं CPU की वो सब यूज कर सकते हैं, सब। ठीक है, तो इट इज ए मैन कैशे, आप ये कह सकते हो, प्रॉपर लेवल पे कैशे यही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, कंटेन डेटा फॉर ऑल कोर्स ऑफ CPU, तो CPU की जितनी भी कोर है
ये सब के लिए डेटा को मेंटेन। साइज अच्छा खासा होता है 2 MB से लेके अप्रोक्सीमेटली 100 MB तक आप यूज कर सकते हो। यूज अप्रोक्स वेरी करता है, तो एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। और स्पीड एक्सेस टाइम अच्छा खासा होता है इसका। एक्सेस टाइम भी लगभग आप 100 CPU तक इसे काउंट कर सकते हो। 100 CPU 100 CPU साइकिल बेसिकली। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या बोला कि ये हमारा इंटरनल कैशे होता है, ये हमारा इंटरनल कैशे होगा, और ये दोनों हमारे एक्सटर्नल कैशे होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक और है, बस मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि ज्यादा डिटेल से आपके आएगा नहीं, बस थोड़ा सा समझ लो, थ्योरेटिकली समझ लो। काफी बड़ा टॉपिक है, कभी देखा है नहीं मैंने आपके आते हुए। थ्योरेटिकली एक बार आप सीख लो कैशे मैपिंग। आपसे भी पूछे कि बताइए कैशे मैपिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब है ट्रांसफर। सिंपल सा होगा क्या, होगा ये कि जो भी डेटा कैशे में नहीं होगा, कैशे वो डेटा कहाँ से लेके आएगा, मैन मेमोरी से। मैन मेमोरी से डेटा लेके आएगा और फिर अपने अंदर स्टोर करेगा। तो द ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम मैन मेमोरी टू कैशे, मैन मेमोरी से कोई भी डेटा जब आप कैशे में लेके आते हो तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग का जनरल मतलब सिंपल सा क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग। ठीक है, होता कितना टाइप का है, तो ये 3 टाइप का होता है, बस नाम समझ लो क्योंकि काम अपने आप में इसका काफी टिपिकल है। पहला आपका एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा आपका डायरेक्ट मैपिंग, और तीसरा आपका आता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो 3 तरह का मैपिंग होता है, इन पे काफी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मुझे लगता है आपके काम के, तो स्किप कर। बस अभी मैं टर्म्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं टर्म्स को छोड़ नहीं रहा, पूरा कैसे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बस एक आइडिया इसका भी आपको होना चाहिए। अब इन पे फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको पढ़ाने बैठूंगा फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। अब आपके लिए कैसे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज कैसे परफॉर्मेंस, जिसके न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना वही था मुझे डायरेक्टली तो, बट कैसे मैंने एक बार आपको पूरा ही ओवरव्यू दे दिया। तो कैसे की परफॉर्मेंस अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह के टर्म्स हैं। पहले आपके पास आता है हिट, सिंपल सा हिट, सिंपल से इसे बोलते हैं कैशे हिट। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है कैशे मिस, तीसरा आपके पास आता है हिट रेशियो, और चौथा अगर पूछा जाए तो आपके पास में मिस रेशियो।
ये 4 तरह की टर्म्स यूज होती है। ये कैसे खुद की टेक्निकल टर्म है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कैशे हिट। कैशे हिट का मतलब सीपीयू ने कोई भी डेटा चाहिए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैशे के पास। और कैशे के पास गए और जाते उसे कैशे में मेमोरी डेटा मिल गया, तो इसका मतलब कैशे की परफॉर्मेंस अच्छी है। कैशे परफॉर्मेंस का मतलब होता है कितना डेटा आप कैशे से ले पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कैशे का परफॉर्मेंस 80% है, इसका मतलब आपने 100 बार रिक्वेस्ट भेजा होगा डेटा की, उसमें से 80 बार आपको कैशे में मिल गया, 20 बार आपको मेमोरी के पास जाना पड़ा। तो कैशे में अगर कोई डेटा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, बैक मेमोरी। तो कैसे परफॉर्मेंस जो है वो टिपिकली डिपेंड करता है हिट और मिस के ऊपर। तो हिट का मतलब सिंपल सा होता है डेटा फाउंड इन कैशे। मैं डेटा टर्म यूज कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए, मतलब जो भी आपको चाहिए ना, वो डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, डिपेंड करता है। ये L1 L2 L3 कैशे जो है ना, ये भी दो दो टाइप की होती है। L1 भी दो टाइप की होती है, L1 डेटा कैशे, L1 इंस्ट्रक्शन कैशे। तो डेटा कैशे में सिर्फ डेटा ही स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन कैशे में सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही स्टोर होता है। फिलहाल अपन डेटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने किसी भी डेटा का डिमांड किया, किसने, आपने मतलब सीपीयू ने, और उसे कैशे में मिल गया, तो उसे हमने बोला कैशे हिट कि हमें वही मिल गया। और नहीं मिला तो कैसे मिस मिस हो गया ना, मिलेगा आपको, तो इसे हम बोलेंगे डेटा नॉट फाउंड। कैसे एंड गेट फ्रॉम मैन। नहीं मिलेगा तो खाली हाथ तो बैठने वाले नहीं हो ना, लेना तो पड़ेगा। तो कोई भी डेटा अगर आपको कैशे में मिल गया उसे हम बोलेंगे कैशे हिट, कोई भी डेटा नहीं मिला उसे बोलेंगे कैशे मिस। ठीक है, अब आपसे कोई बोले हिट रेशियो क्या है, तो हिट रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या है कि टोटल आपने जितना भी रिक्वेस्ट भेजा, टोटल आपने जितना भी रिक्वेस्ट भेजा, टोटल आपने जितना भी रिक्वेस्ट भेजा उसमें से आपके हिट्स कितने हुए, नंबर ऑफ हिट्स। ठीक है, रेशियो मतलब प्रोबेबिलिटी। हम परसेंटेज में बात करते हैं हमेशा, हमने बोला कि हमारा जो हिट रेशियो वो 80% है, इसका मतलब 0.8। 80% हिट रेशियो है तो मिस रेशियो कितना होगा, 20%। वो तो सिंपल सा है। तो अगर आप नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हिट रेशियो आएगा, और नंबर ऑफ मिस, अगर हिट की बजाय अगर आप मिस की बात कर रहे हो और उसको अगर आप टोटल से काउंट कर रहे हो तो इसे हम बोलते हैं मिस रेशियो। ठीक है, और ये तो सिंपल सा गणित है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां से हमारा टोटल रिक्वेस्ट जो भी होगा, या फिर आप सिंपल सा ये कह सकते हो कि हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो जो होता है, अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो, मैं इसको परसेंटेज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो 1 होता है, खत्म। दिस इज जस्ट ए सिंपल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से बाइनोमियल थ्योरम, पी क्यू, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो अगर आपको हिट रेशियो पता है तो आप मिस रेशियो निकाल सकते हो, और मिस रेशियो पता तो हिट रेशियो निकाल सकते हो, वो हमेशा बनाएगा। कि बात परसेंटेज में है, और 1 का मतलब हमारे लिए क्या है, तो 1 का जनरल मतलब हमारे लिए है यहाँ पे 100%। तो अब जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो ये तो सिंपल है, अगर यहाँ पे बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, यहाँ से आगे जाके बनेंगे।
और वो बनेंगे आपके एवरेज एक्सेस टाइम के। एवरेज एक्सेस टाइम के सीपीयू ने किसी भी डेटा का रिक्वेस्ट भेजा, सीपीयू ने किसी भी डेटा का रिक्वेस्ट भेजा, उसको एक्सेस करने में सीपीयू को कितना टाइम लगा, तो इट इज बेसिकली कॉल्ड एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज वर्ड यहाँ पे, यहाँ एक्सेस टाइम वर्ड यूज नहीं करेंगे, एवरेज एक्सेस टाइम यूज करेंगे, बिकॉज डिवाइड बाय टोटल तो हो गया ना, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल क्या होता है, एवरेज। तो यहाँ पे हम एक्सेस टाइम की बात नहीं करते, एवरेज एक्सेस टाइम की बात करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे अब इसी कैसे की परफॉर्मेंस के लिए हम जो निकालते हैं, एंड दैट इज एवरेज एक्सेस टाइम, या सिंपल सा एक्सेस टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू ने अगर कोई भी डेटा का रिक्वेस्ट किया होगा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हमें वो डेटा चाहिए, मिले या ना मिले, हमें वो डेटा चाहिए, तो उसके लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कहते हैं यहाँ पे एवरेज एक्सेस टाइम। ठीक है, अब एवरेज एक्सेस टाइम अगर आपको निकालना है तो इसके दो पहलू होते हैं। चलो मैं न्यूमेरिकल में दो तरह का सिचुएशन बनेगा, दोनों ही समझा देता हूँ। ठीक है, दो सिचुएशन में सबसे पहला सिचुएशन आप इसे कह सकते हो केस 1, जिसे अपन कहते हैं पैरेलल डेटा एक्सेस। पैरेलल डेटा एक्सेस यानी आप क्या कर रहे हो, आपके पास सिचुएशन ऐसा है, इट इज जस्ट लाइक दैट। इसको डेटा चाहिए, ठीक है, तो ये कैशे को रिक्वेस्ट भी भेज सकता है और ये मैन मेमोरी को भी भेज सकता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल। एक साथ, एक साथ। पैरेलल का मतलब ये होता है कि सीपीयू को डेटा चाहिए और उसने एक साथ ही क्या किया, दोनों को रिक्वेस्ट भेज दिया, कैशे को भी भेज दिया और मैन मेमोरी को भी भेज दिया। तो ये आपके कैशे को रिक्वेस्ट भेज दिया इसने, और यहाँ इसने मैन मेमोरी को रिक्वेस्ट भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट गई होगी तो 100% हिट हुई होगी, और यहाँ अगर कैशे में कोई डेटा मिला होगा तो हिट हुआ होगा ना। दिस इज हिट रेशियो, एच का मतलब होता है हिट रेशियो। ठीक है, और उसको हिट करने में जितना टाइम लगा, तो दिस इज टी ऑफ सी, मतलब कैशे को जितना टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूँ टी ऑफ सी। तो यहाँ पे आपका सीपीयू है, सीपीयू ने एक साथ कैशे और मैन मेमोरी को रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे अगर मिला, इट इज व्हाट, इट इज जस्ट अ सिंपल पीएनसी, योर डेटा कैन बी फाउंड हेयर और हेयर, और रूल, और रूल है, आपने डेटा को भेजा या तो हिट होगा या मिस होगा। अगर हिट हुआ तो कैशे में मिला, तो कैशे को कितना टाइम लगा, और हिट नहीं हुआ तो पक्का मिस हुआ ना। तो मिस को आप या तो मिस को कह दो, ऐसे कौन मिस कहेगा, हम तो इसे 1 - h ही कह देते हैं, हम का क्यों दूसरा टर्म बना दे, क्योंकि हिट प्लस मिस इक्वल टू 1 होता है। और अगर मिस हुआ होगा तो डेटा कहाँ से आया होगा, मैन मेमोरी से। तो यहाँ से जो डेटा एक्सेस हुआ होगा वो मैन मेमोरी से एक्सेस हुआ होगा। इसका मतलब आपका जो एवरेज एक्सेस टाइम लगा होगा, एवरेज एक्सेस टाइम लगा होगा, वो कैसे लगा होगा, हिट, और हिट करने में जितना टाइम कैशे को लगा, और प्लस मिस, और मिस करने में जितना टाइम मेमोरी को लगा। तो दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला, और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछे गए। इसको इज्जत से समझा दिया, याद करो। ठीक है, तो आपका डेटा पैरेलल एक्सेस होने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेटा से न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ इन पे मैं, तो आपको फॉर्मूला लगा। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे एवरेज एक्सेस टाइम पूछा जा सकता है, आपसे हिट रेशियो पूछा जा सकता है, आपसे कैशे का एक्सेस टाइम पूछा जा सकता है, और आपसे मैन मेमोरी का एक्सेस टाइम पूछा जा सकता है। कितने वेरिएबल है, 4, 4 वेरिएबल, बट पक्का 3 वेरिएबल देगा। अगर आपको हिट रेशियो दे दिया, हाँ तो मिस तो वैसे ही पता चल गया, और आपको कैशे का भी टाइम दे दिया और मैन मेमोरी का भी टाइम दे दिया, तो एवरेज निकाल लो। और अगर एवरेज दे दिया, हाँ तो पक्का हो गया, तो कैशे का टाइम पूछेगा, मैन मेमोरी का टाइम पूछेगा, पक्का पूछेगा, हाँ तो ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को देखो, आराम से, रटने की नीड ही नहीं है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स हमारे सामने ही सब बन रहा है।
टर्म में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, मैंने सब यहाँ लिख रखा है। एच का मतलब हीट है, टी सी मतलब टाइम फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम कैशे। टी का टाइम है, सी का मतलब कैशे। यहाँ पे टाइम डेटा एक्सेसिंग फ्रॉम मेमोरी, तो एम मतलब मेमोरी, सी मतलब कैशे। ठीक है, इसको आप पैरेलल भी कह सकते हो, इसको साइमल्टेनियस डेटा एक्सेस भी कहते हैं। वो तो समझ में आ ही रहा ना, एक साथ हम कर रहे हैं, इसमें क्या टर्म बताऊं देख लेना खुद ही। दूसरा होता है सीरियल। ठीक है, तो अब सीरियल डेटा एक्सेस का मीनिंग क्या है हमारे लिए? सीरियल डेटा एक्सेस का मतलब ये है कि ये सीपीयू है, इसने कोई भी डेटा की रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, हिट। हिट हो गया तो कौन सा वाला टाइम काउंट होगा, कैशे वाला टाइम। ठीक है, बट सीरियल, सीरियल मतलब 1 by 1, एक साथ नहीं भेजे इस बार, इस बार एक साथ भेज ही नहीं रहे। तो अगर आप कैशे के पास गए और कैशे पे हिट हो गया तो कैशे का टाइम काउंट हो गया, और यहाँ हिट नहीं हुआ तो आप मेन मेमोरी के पास जा रहे हो, नहीं जा ही नहीं रहे। वहां दोनों एक साथ है, साइमल्टेनियस डेटा एक्सेस था। यहाँ एक्सेस बस कैसे का ही दिया है इसको, और अगर मिस हो गया तो वो यहाँ जाएगा, दिस इज 1 - h जाएगा। और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे आपकी मैन मेमोरी है, यहाँ पे आपकी मैन मेमोरी है। अब होगा क्या, होगा ये कि अब जो डेटा आपका मिस हुआ है वो डेटा कहाँ से लेगा, मैन मेमोरी से। तो जब मैन मेमोरी से डेटा लेगा तो टाइम लगेगा, दिस इज टी ऑफ एम लगेगा। और टी ऑफ एम जो टाइम लगेगा उससे ये डेटा कैशे में जाएगा, और कैशे से फिर से ये डेटा इधर उठ के आएगा, तो फिर से एक बार कैशे का टाइम दोबारा, क्योंकि सीपीयू तो डायरेक्ट मैन मेमोरी से डेटा लेता ही नहीं है। क्यों लेगा वो, जब हमने ऑलरेडी कैशे का कॉन्सेप्ट बना दिया तो वो हमारा क्या इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है। तो सीपीयू डायरेक्ट कभी मैन मेमोरी को अप्रोच कर ही नहीं सकता, परमिशन ही नहीं है उसको, है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा एक्सेस टाइम निकाल रहे हैं, उस एक्सेस टाइम को हम कैसे बोलेंगे कि सबसे पहले हिट किया और वो कहाँ पे किया, कैशे में किया, तो कैशे का टाइम लिख देंगे। और अगर हिट नहीं किया होगा तो मिस किया होगा, तो मिस किया होगा तो मिस करने के बाद आपके पास में कैशे का टाइम भी आएगा और मेमोरी का टाइम भी आएगा, कि आपने मिस कर दिया। तो मिस करने के बाद में डबल टाइम काउंट होगा उसका, पहले वो डेटा मेमोरी से कैशे में जाएगा और फिर कैशे से सीपीयू के पास जाएगा। तो यू कैन ऐड बहुत होता है। तो उसमें भी एक और लॉच है, एक और लॉच है इस फॉर्मूले का, और एक भयानक होता है। वो क्या, अब मैन मेमोरी से आप जो डेटा ले रहे हो वो एक बाइट ले रहे हो या एक से ज्यादा बाइट ले रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ एक बाइट के लिए ही होता है। बट आपने रिक्वेस्ट ज्यादा की भेज दी और आपने बोल दिया कि नहीं हमें तो डेटा एक बार में 10 बाइट चाहिए, मतलब एक ब्लॉक है उसमें 10 बाइट डेटा है, तो उसका मतलब अब हम क्या बोलेंगे, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे और हम कहेंगे भैया जो लग रहा है वो लगने दो, इतना तो लगेगा ही लगेगा, और उसके अलावा इंडिविजुअल ब्लॉक का जितना साइज है यू कैन मल्टीप्लाई बाय दिस। क्योंकि अब आपका मैन मेमोरी जो डेटा देगा वो एक बाइट नहीं दे रहा, एक से ज्यादा बाइट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 ही होते हैं। तो अब यहाँ मल्टीपल बाइट्स आ गए हैं, है ना। तो बी का मतलब आपके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ, तो इसको ऐसे, तो पहले वाला केस तो आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले केस का सिंपल सा मतलब यही है कि आपको जब भी डेटा एक्सेस करवाएगा वो वर्ड यूज करेगा लेवल्स।
लेवल सी तो है, पहले आप यहां से यहां गए, यही मिल गया तो आगे क्यों जाओगे, और यहाँ नहीं मिला तो आगे जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या, वो सीरियल डेटा एक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो साथ में टिक मार दिया, तो सीधा खोल। तो इसी पे क्वेश्चंस आपके बने हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता आपके कैशे में। तो जो एक सिंपल न्यूमेरिकल बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरा जो है वो आपका मेमोरी मैपिंग के बनते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस टॉपिक, बचो उससे, आई नहीं है तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, नहीं वहाँ और ज्यादा कैलकुलेशन होगी, और ज्यादा फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ एक देखा जाए तो ये फॉर्मूला याद रख लो, है ना, आप इसको मत याद रखो, आप ये वाला याद रख लो। फिर कुछ नहीं बोला जाएगा तो बी यानी एक बाइट तो एक रख देना, और नहीं अगर मल्टीपल बाइट्स है तो उसका वैल्यू रख देना। तो आप इसको याद ही क्यों रख रहे हो, इसी को रख लेना। दो तीन न्यूमेरिकल कर लो, ये पूरी कहानी तो मैं ऐसे मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी, कभी दिक्कत नहीं आई। इसीलिए मैंने सारे डायग्राम्स बना बना के समझाए। मैं नहीं चाहता तुम फालतू रटने बैठो, मैथ्स है यार, ये तो सिंपल। अब इसमें भी क्या रट रहे हो, तुम्हारे सामने हर एक टर्म्स है, पूरा डेटा है, सिंपल पीएनसी का फॉर्मूला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के हमने ऐड मार दिया इनको के। ठीक है, तो चलो इन पे कुछ एग्जांपल्स मैं करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलो देखो, this is the question। तो डेटा आपके सामने है, कंप्यूटर हैज ए कैशे विद एक्सेस टाइम 20 नैनो सेकेंड। तो आपको कैशे का एक्सेस टाइम दिया है 20 नैनो सेकेंड, तो यूनिट ऑफ नैनो सेकेंड ही काउंट करके चलेगी। और हिट रेशियो यानी एच आपको दिया है 80%, और 80% का मतलब आपके लिए कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, और एवरेज एक्सेस टाइम, तो हमें एवरेज एक्सेस टाइम जो है हमारा, जिसे हम ए टी बोल रहे हैं, तो या टी ए बोल दो, तो टाइम में ही कैलकुलेशन चल रहा है तो टी ऑफ ए बोल दो, एवरेज एक्सेस टाइम वो दिया गया आपको 36। तो आपसे पूछा मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना हो, लो डेटा निकालिए सर। अब हमें सारा फॉर्मूला आता है कि टोटल जो हमारा एक्सेस टाइम होता है वो हिट के साथ में कैशे का टाइम आता है, और मिस के साथ में मेमोरी का टाइम आता है। तो एवरेज टोटल एक्सेस टाइम हमें दिया गया है 36 नैनो सेकेंड, हिट हमें दिया गया है 0.8, यहाँ पे जो टाइम लगा वो 20, प्लस यहाँ पे आएगा 0.2, 1 माइनस से, और इसका टाइम हमसे पूछा गया तो हम निकाल लेंगे। यही आएगा, तो ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 ही आएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी टी ऑफ एम कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.2 ना, यही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 100। तो 100 वॉट, 100 नैनो सेकेंड, जो यूनिट है वो तो उसी यूनिट पे निकालेंगे ना, हम छेड़ेंगे। चलो जी, अभी आपको फॉर्मूला याद है,
और समझ में आ गया, हाँ तो फिर क्या है इस फॉर्मूले में, फिर तो कुछ लग ही नहीं रहा मुझे, कुछ तो टिपिकल नहीं। बस इसमें क्या होता है, लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज आपको समझना होता है। अब आपको कैशे का एक्सेस टाइम तो सीधा सीधा दे दिया 30 नैनो सेकेंड, तो हमें टी ऑफ सी तो पता चल गया कि डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा 30 है। ठीक है, अब और क्या दिया है देखो, हमें क्या पूछा है, तो हमें हीट रेशियो पूछा, तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास एच नहीं है यहाँ पे। साफ साफ इसने डिमांड कर दिया कि भैया आपको हीट रेशियो तो निकालना है। ठीक है, बोला क्या, फॉर कैशे टू रिड्यूस द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, अब इसे इफेक्टिव एक्सेस टाइम बोल दो या एवरेज एक्सेस टाइम बोल दो, वही बोलो। तो इसने बोला है कि पहले जो एक्सेस टाइम लग रहा था वो 150 नैनो सेकेंड लग रहा था, और अब उसको क्या करना है, उसको 42 करना है। तो पहले 150 नैनो सेकेंड लग रहा था, इट मीन्स कैशे नहीं होगा, और जब कैशे नहीं होगा तो डेटा कहां से आएगा, मैन मेमोरी से आएगा। इसका मतलब 150 नैनो सेकेंड क्या है, ये मैन मेमोरी का एक्सेस टाइम है। लैंग्वेज है, घुमा घुमा के, यही तो समझना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से टी ऑफ एम भी पता चल गया कितना, 150 है, और अब हमें एवरेज एक्सेस टाइम भी दे रखा है, वो है हमारा 42। तो पहले जब कैशे नहीं था तब आपको 150 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, अब कैशे हो गया तो 42 लग रहे हैं, और उसमें अकेले कैशे जो है वो 30 ले रहे हैं। तो दैट्स जो डेटा है, अब रख दो फॉर्मूले। तो आपको टी ऑफ ए पता है 42, आपको एच नहीं पता, हाँ तो कोई नहीं, एच को एच ही रख देते हैं, एच इंटू 30 प्लस 1 माइनस एच इंटू 150। ठीक है, तो ये 150 जो है, इसमें से 42 घटाओगे तो 108 आएगा, ये तो 108 ही आएगा ना। और ये आपके पास कितना आएगा, 150 यानी 120। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 108 अपॉन 120, आई थिंक सो, करके देख लो। 108 ही आ जाएगा, और 150 में से 30 100, बिल्कुल यही है। अब ये तो परसेंटेज है, तो चाहे तो 12 से काटोगे तो 12 नहीं में 108, और 9/10, 9/10 यानी 0.9, तो आपका हीट रेशियो कितना है, 90%। परसेंटेज में पूछा है तो 90, और वैसे पूछा है तो 0. एक और करवा देता हूँ ताकि आप हर टाइप की वेराइटी से अवेयर हो जाओ।
एक और कर लूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब भी आपको लेवल वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि अब पहले नहीं, अब वो सीरियल पे काम करना चाह रहे हैं, और सीरियल पे काम करना चाह रहे हैं तो सीरियल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेंगे। और उसमें भी अब हमें देखो क्या क्या दिया है। अब टॉप लेवल का मतलब सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैशे के पास में। तो टॉप लेवल बोलने का मतलब वो कैशे की बात कर रहा है, और बॉटम लेवल बोलने का मतलब वो मैन मेमोरी की बात कर रहा है। दो लेवल में काम हो गया। तो टॉप लेवल में कैशे है, तो कैशे का एक्सेस टाइम हमें पता है वो 20 ns है, नैनो सेकेंड है, ठीक है। और बॉटम का मतलब आपका मैन मेमोरी, तो मैन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो आपका 80 ns है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। हिट रेशियो टॉप लेवल का दिया है, तो हिट रेशियो तो ऑब्वियस है कैशे का ही होता है, वो तो किसी भी लेवल की क्या। तो हिट रेशियो नहीं, एच आपको दिया गया 90% यानी 0.9, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, इफ द ब्लॉक साइज ऑफ कैशे इज 8 बाइट, तो इसका मतलब अभी तक हम जो कैशे में डेटा लेके आ रहे थे वो एक ही बाइट लेके आ रहे थे। अब इसमें बोले कि अब आपको जो डेटा लेके आना है वो 8 बाइट लेके आना है, तो बी का वैल्यू अब आपके पास में एक नहीं है, 8 आ गया। तो इसका मतलब अब आपका जो एवरेज एक्सेस टाइम आएगा वो कैसे आएगा, हिट, और हिट करोगे तो कैशे का टाइम आएगा, और प्लस 1 - मिस करोगे तो कैशे का टाइम तो आएगा ही आएगा, साथ में मेमोरी के टाइम के अलावा अब ब्लॉक का साइज आपने बढ़ा दिया, तो जितने कैशे का साइज है उतना ब्लॉक हम मेमोरी से लेके आएंगे। तो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, यही तो था इफेक्टिव फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा दो, सारा डेटा आपके पास है। तो एच यानी हिट रेशियो आपको 0.9 दिया है, टी ऑफ सी आपका 20 है, ये आपका 0.1 हो जाएगा, और टी ऑफ सी यानी 20 प्लस टी ऑफ एम 8 यानी 6, कितना आएगा 640, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस ये कितना आएगा 660, और 660 यानी 66, और इसको जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 6 7 8 84। तो योर आंसर इज 84 नैनो सेकेंड। तो इससे मैंने ये सारे गेट के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको जो आए हुए हैं, है ना, उससे अच्छा क्या ही आएगा। अब जो अगर कहीं पे भी कैसे परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना, बस ये समझ नहीं आता बच्चों को। इसलिए इस फॉर्मूले को ही मैंने आपको अच्छे से समझाया कि इस फॉर्मूले में कौन सा टर्म कहाँ और कैसे काम है।
ठीक है, तो कैशे का जितना भी आपका एग्जाम रिलेटेड डेटा था वो सारा करवा दिया, बाकी तो प्रैक्टिस।